हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास से, और 12th क्लास में हिस्ट्री हमारा चल रहा है। और हिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं किसान, जमींदार और राज्य, उसी के संबंधित हम सारी चीज़ों को आपका पढ़ रहे हैं। और एक एक हम लोग सारी चीज़ों को इसमें लेसन नंबर 8 में अच्छे से हम उन पर आपका बात कर चुके हैं, गौर कर चुके हैं, इनको हम लोग देख भी सके हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया है ग्रामीण समुदाय क्या है, जाति मंडल, ये सारी चीजें क्या है, किस तरीके से मुखिया और आपके सरपंच का चुनाव होता है, कार्य कैसे किए जाते हैं और कैसे आपका मंडल बनकर ये सब चीजें इकट्ठी होती है। ठीक, चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाए। आगे एक छोटा गणराज्य ग्रामीण समुदाय में अहमियत को हम कैसे समझे। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांव को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा जा सकता है। लोग सामूहिक उत्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति को व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जाति और जेंडर के नाम पर भी समाज की गहरी विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे, कमजोर वर्ग का शोषण करते थे, न्याय करने के अधिकार को उनको मिला हुआ था। अब गांव का आप देखिए सामाजिक भेदभाव बड़ा बना रहा, जेंडर को लेकर और चीजों को लेकर ऐसी अनइक्वालिटी जो है आपकी बनी रही और आपको देखने को मिलती। ठीक है, ठीक। इससे भी महत्वपूर्ण यह था कि गांव और शहर के बीच वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नगद रिश्ते फैल चुके थे। कैसे जो रिश्ते हैं वो आपके फैल चुके थे। मुसलमानों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नगद की जाती थी। कह रहे जो मुगल काल के केंद्रीय इलाके थे उनमें जो कर है, जो गणना है, वो भी नगद की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के उत्पादन करते थे उनकी मजदूरी या भूतपूर्व वेतन भी नगद ही मिलता था। इस तरह कपास, रेशम और नील जैसी सामाजिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नकदी ही होता था। ऐसा था, इन सबको आपका वो लोग नकदी के रूप में ही करते। ठीक, देख लिया। गांव में मुद्रा 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री जिया वेलिस्टर तबेरियन ने यह उल्लेख किया कि भारत में बहुत ही छोटे कहे जाने की मुद्रा की ओर फेरबदल करने वाले तो आपका सराफा क्या करते हैं। देखिए, मुद्रा की ओर जो फेरबदल करते हैं उनको सराफ कहते हैं। सराफ ना हो तो एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करता है, जो अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे रुपए की कीमत को बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे होते हैं। क्लियर है, ये सब अपने हिसाब से करते हैं। देखिए, देख लिया किस तरह से तूल कर रहा है। सूत काटती महिला, इस प्रकार का एक गोल बाप का चक्कर सा होता है और उसमें इस तरीके सूत काटते रहे। जिस तरह से गांधी जी अपने चरखा चलाते थे ना, वो ये सूत काटती हुई परंपरा है, जो आपके तरीके हैं उसी को आपको दिखाया गया। हो गया, आगे बढ़े आगे। कृषि समाज में महिलाएं, जैसा कि शायद कई समाज में आपने गौर किया होगा कि उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिका अदा करते हैं। जिससे संदर्भ में हम बात कर सकते हैं, महिला और मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती हैं। मर्द खेत जोतता है, वह हल चलाते थे। महिला बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई के साथ साथ काम करती।
महिला भी क्या है, वो सारा काम करती हैं जो और करते हैं। ठीक, जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयां किसान के व्यक्तिगत खेत का विकास हुआ है, जो मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार में संसाधन और श्रम का उत्पादन बुनियादी बने। कैसे हैं? बुनियादी बने। स्वाभाविक तौर पर ही ऐसे भी लिंग बोध के आधार पर आम तौर पर किया गया है जाने वाला घर की महिला और बाहर के लिए मुमकिन है। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बना हुआ है। कैसा है? उनमें पूर्वाग्रह आपका बना हुआ है। मसलन पश्चिमी भारत में राजस्व महिलाओं को हल और कुम्हार के चाक छूने की इजाजत नहीं थी। इस तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाओं को पान के बागान में नहीं घुसाया जाता था। जब उनका मासिक धर्म होता है तब उनको वो क्या करते हैं, आपके जो लोग हैं वो महिलाओं को पान के बागान में आपका नहीं घुसाते थे। ठीक, ये ध्यान रखिए। ठीक, और कुम्हार अपना चाक नहीं छूने देते थे। ठीक, कि लोगों के मन में कुछ बने हुए आपके क्या है, पूर्वाग्रह। मतलब लोगों ने पहले से कुछ पूर्वाग्रह बना लिए, उनको इसमें बताया और दिखाया। चलिए, सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने, गूंथने और कपड़े की कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम में ऐसे पहलुओं थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। कितना काम ऐसा था, चाहे सूत काटना हो, मिट्टी बनाना हो, मिट्टी गूंथना हो, कपड़ों पर कढ़ाई हो, कुछ भी ऐसी दस्तकारी का उत्पादन था, वो कौन करते थे? वो आपकी जो महिला हैं वो ही करते थे। उनके ऊपर इसकी डिपेंडेंसी थी। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यकरण होता है, यानी कि कोई वस्तु जितनी बिकती है बाजार में, कमर्शियलाइजेशन जिसकी डिमांड होती है, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। मान लीजिए सूत काटने वाला कपड़ा बिक रहा है, तो अब कपड़े का बाली ज्यादा है तो महिलाओं को कपड़ा काटने के लिए ज्यादा लगाया जाएगा, इसलिए महिलाओं के श्रम की वैल्यू बढ़ेगी। दरअसल किसान और दस्तकार महिला जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी, हर जगह। ठीक, ये महिलाओं का काम था किस तरीके से वो अपना मूव करती थी। क्लियर है? क्योंकि समाज श्रम पर आपका निर्भर था। किस पर? श्रम, हार्ड वर्क पर निर्भर था। इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं का महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिला की कमी थी, क्योंकि कुपोषण और बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं की मृत्यु ज्यादा होती थी। कुपोषण है, मां बनने की बार बार वजह से जब उनको प्रसव होता है तो बहुत सारी जो आपकी महिला है मृत्यु हो जाती है। आप देखते हैं मातृ मृत्यु दर, क्लियर है, और शिशु मृत्यु दर पहले भारत में बहुत ज्यादा थी। अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें से 400 तक 300 तक का रेट था। अब तो कम है बहुत, तो मातृ मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी हमारे। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो सब भ्रांत समूह से बहुत अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदाय में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी। क्या आपको ले जाए? दुल्हन की कीमत अदा करनी, न कि दहेज की। तलाकशुदा महिला और विधवा दोनों ही कानून शादी कर सकती थी। दोनों को ही क्या था? समाज में शादी करने का अधिकार। ठीक, और आप इसको देख सकते। हो गया? चलिए, महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस समय पर काबू खोना का बड़ा डर था। स्थापित रीति रिवाज के मुताबिक गांव का मुखिया मर्द होता था, इसलिए महिला परिवार और समुदाय के मर्द के द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक से ही महिलाओं को भयानक
दंड दिया जाता था। अगर किसी ने बेवफाई करी है, किसी ने धोखा दिया है, उसके लिए भी आपका समाज दंड देता था। ठीक, उसके भी नियम थे और दंड इत्यादि चीजें मिलती थी। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेज में ऐसी दरख्वास्त मिली है जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद में ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नी अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं, फिर गृहस्थ के मर्द पर ही आरोप लगाती थी कि वे पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य में ऊंची जाति वाले लोग अक्सर सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार में भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती थी कि उनके मन में दर्ज नहीं है, दरअसल हवाला गृहिणी के मर्द के मुखिया की मां और बहन और पत्नी के रूप में ही दिया जाता था। ठीक, उन्हीं के रूप में आप देखते हैं इस तरीके से। चलिए देख लिया, अब देखिए, ये देख रहे हो, ये महिला पत्थर तोड़ रही है। दिखाया गया है फतेहपुर सीकरी का निर्माण में महिलाएं पत्थर तोड़ती है। जब फतेहपुर सीकरी बनाया जा रहा था तो उस समय देखिए महिला कैसे पत्थर तोड़ रही है। क्लियर है, आपको दिखाई देगा। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, अब देख लिया कैसे पत्थर तोड़ रही। अब आप नीचे देखिए, महिला है वो काम कर रही है। अब देखिए, भूमिहार ब्रजजन में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला। पंजाब में ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां महिलाएं, हिंदू महिलाएं पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार पर सक्रिय भागीदारी। हिंदू मुसलमान महिलाओं को जमींदार उत्तराधिकार में मिला है, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थीं। ठीक, बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। ठीक है, और 18वीं शताब्दी में सबसे बड़ी और महसूस जमींदारियों में राजशाही की एक जमींदारी आपकी कर्ता धर्ता स्त्री थी। यानी कि केवल ऐसा नहीं केवल पुरुष ही थे। कुछ एग्जाम्पल हैं बंगाल में जहां पर जमींदारी आपकी महिलाओं के हाथ में। क्लियर है। ठीक, देख लिया। बोझा ढोती महिलाएं, आसपास में गांव में आने वाली महिलाओं को आप देख सकते हैं कैसे बोझ ढोती हैं। अब देखिए, ये बेचारे, आप नील गाय का शिकार करते हुए शाहजहां का चित्र है। पहले भारत में आपका नील गाय बहुत थी। ठीक, और उसका शिकार कर रहे हैं शाहजहां। देखिए, बंदूक के माध्यम से दिखाई दे रहा है आपको। जंगल और कबीले। ठीक, बसे हुए गांव के परे। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा बहुत कुछ था जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की गहरी खेती करने वाले प्रदेशों को छोड़ दें तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल और झाड़ियां आपका बरबंदी से घिरे थे। इसके इलाके में झारखंड सहित पूरे उत्तर पूर्व भारत, मध्य भारत और उत्तरी क्षेत्र भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों तक तराई शामिल थी। दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठार में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों में फैलाव औसत निकलना लगभग असंभव था। फिर भी सामरिक स्रोत से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि औसत करीब 40% था। कितना था? औसत करीब
40% था। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का जंगल था, कैसे उसकी औसत फीसदी थी। आप इस पर नजर रख सकते हैं। चलिए, फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, अभी के लेक्चर में इतना ही। अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए, और डाउट हो तो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में